बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम आदर सच के साथ मैं हूं आपका मेज़बान ख्वाजा मतीन और स्टूडियो में हमारे साथ तशरीफ़ रखते हैं पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा मेंबर आज़ाद कश्मीर असम्बली चौधरी कासम मजीद और साथ तशरीफ़ रखते हैं सीनियर सहाफ़ी तजियाकार बशारत अब्बासी। नाज़रीन, मर्द हुर बादशाह गुर आसिफ अली जरदारी ने अब आज़ाद कश्मीर पर नज़रें जमा ली हैं। पिछले दिनों पीपल्स पार्टी एजेकी की कोर कमेटी का इजलास उनकी सदारत में हुआ तो उन्होंने वहाँ जो गुफ्तगू की है, उन्होंने कहा है कि अब मैं इस्लामाबाद आ गया हूँ, अब आज़ाद हुकूमत जाने और मैं जानूँ, आप तहरीक अदम-ए-इत्तेमाद की तैयारी करें। ये जो तहरीक अदम-ए-इत्तेमाद आ रही है एजेके में, हम इसकी बाज़गश्त 4-5 माह से सुन रहे हैं, लेकिन अभी जो बड़े खिलाड़ी हैं आसिफ अली जरदारी, जो इस वक्त की उन्हें अगर कहा जाए इमाम सियासत तो ये बेजाना होगा, क्योंकि अभी उन्होंने उनका जो बड़े करीबी थे, चहीते थे, वो निगरान वज़ीर आला पंजाब बने हैं मोहसिन नकवी। इसी तरह वो फतूहात मुख्तलिफ जो सूबे हैं उनमें भी नज़र आ रही हैं। बलदियाती इंतखाबात में भी हमने देखा सिंध में पीपल्स पार्टी ने मैदान मारा, तो अब वो उन्होंने नज़रें लगा ली हैं, गाड़ ली हैं, बल्कि कहना मुनासिब होगा एजेके पर। तो अपनी कोर कमेटी को उन्होंने कह दिया है कि आप तैयारी करें, हम यहाँ तब्दीली लाकर रहेंगे। ये तब्दीली कब आएगी और जो पीटीआई के कौन से अरकान है और कौन सा धड़ा है जो इस तब्दीली में पीपल्स पार्टी का हिस्सा बनेगा। इसके साथ साथ पंजाब में एक दफ़ा फिर हम देख रहे हैं सियासी पारा हाई हो रहा है। गो के वहाँ निगरान वज़ीर आला मोहसिन नकवी, जिनका माजी मीडिया से है, वो आ चुके हैं, लेकिन इसके बावजूद जो पीटीआई है वो उनको तस्लीम नहीं कर पा रही और चौधरी परवेज़ लाई भी उन पर शदीद तहफ़्ज़ात का इजहार कर रहे हैं। मरकज़ में भी जो 43 अरकान कौमी असम्बली पीटीआई के थे, उनके आज इस्तीफ़े स्पीकर कौमी असम्बली ने मंजूर कर लिए हैं। अब यहाँ पीटीआई अब निगरान वज़ीर आज़म में उनका रोल ऐसे लगता है कि बाज़ार ख़त्म हो गया। लेकिन सबसे पहले बात करेंगे जो आसिफ अली जरदारी ने पहला तब्दीली के हवाले से जिसकी इजलास की सदारत की है, उस हवाले से आगाज़ करते हैं बात का। जी चौधरी कासम मजीद साहब, आसिफ अली जरदारी साहब, उन्होंने आपकी जो कोर कमेटी है, साथ जो आपके लोग थे सीनियर पार्टी के, जिनमें पार्टी सदर भी हैं, अपोजिशन लीडर भी हैं, बाकी भी सीनियर लोग थे, उसमें जो इजलास में हुआ, तो क्या हम ये तो सुन रहे हैं कि पीपल्स पार्टी तरीके लेकर आ रही, तो अब क्या स्ट्रेटजी है पीपल्स पार्टी की? एक तो ये बताएं कि वाकई तब्दीली कोई आ रही है तो कौन सा धड़ा आपके साथ आ रहा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ और आपके चैनल का कि आपने मुझे यहाँ पर शिरकत की दावत दी। जहाँ तक आपका सवाल है कि 3-4 दिन पहले हमारी कोर कमेटी की वाकई मीटिंग हुई है, जिसमें साबिक़ सदर पाकिस्तान आसिफ अली जरदारी साहब ने सदारत की है। ये कोई अदम-ए-इत्तेमाद के हवाले से नहीं था, क्योंकि वो हमारी पार्टी के सरबराह आज़ाद कश्मीर के अंदर हमारी पार्टी मौजूद है और अपोजिशन की सबसे बड़ी जमात है इस वक्त। जो आज़ाद कश्मीर के अंदर 2021 में इंतखाबात हुए और जो वो हुकूमत, जो जिस जमात की हुकूमत है, 16-17 माह से जो कुछ आज़ाद कश्मीर के अंदर कर रही है, कोई डेवलपमेंट नहीं हो रही। ये दुनिया की तारीख में पहली बार पार्लिमानी तारीख में हुआ है कि अपनी जमात के लोगों ने अपने प्राइम मिनिस्टर को चार्जशीट करके निकाला है, सरदार नियाज़ी साहब को। 7-8 माह से ये हुकूमत भी बनी हुई है, ये सिर्फ हवाई ऐलानात पर है। रियासत के अंदर हुकूमत नाम की कोई चीज़ नहीं है। ये बेस कैंप है तहरीक आज़ादी का, और आए रोज़ जो ब्लंडर हो रहे हैं, आए रोज़ जो ये नई नई बातें कर रहे हैं, इससे जो अक्रॉस द बॉर्डर भी अच्छा मैसेज नहीं जा रहा। जहाँ तक अदम-ए-इत्तेमाद की बात है, तो अदम-ए-इत्तेमाद इनके लोग हमसे जल्दी में, अच्छा, हुकूमत के अंदर जो इनके अपने साथी हैं वो जल्दी में, क्योंकि जो वज़रा हैं या मेम्बरान असम्बली हैं, उनकी अपनी इज़्ज़त नहीं है। रियासत के अंदर कोई डेवलपमेंट का काम नहीं हो रहा, सिर्फ हवाई ऐलानात हो रहे हैं आए रोज़। अपोजिशन की तो स्ट्रेंथ जो है 12 लोग के अरकान असम्बली हैं और 7 नून लीग के हैं, 1 है जेकेपीपी का, तो 7 लोग चाहिए आपको, तो वो कहाँ से आएंगे? वो तो पीटी के अलावा कोई साहब जब हुए तो ये तो 34 या 36 में जाके रुकेगी। अच्छा, जिस दिन की, इस दिन 34 या 36, जब आती है किसी को बता के तो आती नहीं है। नहीं, आसिफ अली जरदारी साहब जो इस वक्त आए हैं, खुद आके उन्होंने ये कहा है कि मैं जानूँ और तब्दीली जाने, तो क्या समझते हैं कि ये कब तक मतवक्को है और ये वाकई संजीदा? अगर ये अटेम्प्ट नाकाम हो गई कासम मजीद साहब, अभी आसिफ अली जरदारी साहब ने अटेम्प्ट की नहीं है, तो जब उन्होंने अटेम्प्ट किया है, उन्होंने कह दिया इजलास में, जब उन्होंने ऑफिशियल कोई ऐसी बात नहीं है, जब उन्होंने अटेम्प्ट की थी पाकिस्तान में, तो उन्होंने इमरान खान को तब्दील करके भेज दिया था। तो मैं आपको कह रहा हूँ कि इनके अंदर से बहुत जल्दी है इनको। अच्छा, तो हम तो चाह रहे थे कि ये सिस्टम चले, ये लोगों के काम काज करें, पर ये सिस्टम नहीं चलाना चाहते। बस पिछले 1 माह से असम्बली का इजलास है, हमारी रिक्वेजिशन पर है। ये गवर्नमेंट पूरे अपनी स्ट्रेंथ नहीं पूरी कर सकती असम्बली के अंदर। ये असम्बली के इजलास से भागते हैं, जिसके लिए वोट लेकर आते हैं। असम्बली के जाने के लिए हम लोग मेम्बरान असम्बली आते हैं ना, तो ये असम्बली के सिर्फ प्राइम मिनिस्टर साहब 1 दिन आए, वो भी तकरीबन 15-20 मिनट के लिए आए, चले गए। बेशुमार इनके वज़रा गैर हाज़िर हैं, इनके पार्लिमानी सेक्रेटरीज मौजूद नहीं हैं।
तो इनको बस ये डंग टपाव पॉलिसी है, रात और दिन और सुबह और ये डेली वेजेस पे काम करें। तो जिस दिन अदम एतमाद है तो इंशाल्लाह सुबह एक दिन आप उठेंगे तो आप ब्रेकिंग न्यूज़ पढ़े होंगे, अदम एतमाद आ गई। अच्छा, ब्रेकिंग न्यूज़ दे पीपल्स पार्टी। जी बशारत भाई साहब, जैसा कि आपको पता है कि आपने खबर भी लगाई है कि तरीक़े एतमाद पीपल्स पार्टी लेकर आ रही है और इसमें इस मामले को अब अपने हाथ में ले लिया है साबिक़ सदर पाकिस्तान आसिफ अली ज़रदारी ने। तो क्या देखते हैं आपके ये जो मौजूदा हुकूमत है, तनवीर लियासा भी आपको पता बड़े कारीगर आदमी हैं, वो हर चीज़ देख लेते हैं, तो क्या वो इस अदम एतमाद को नाकाम बना पाएंगे, या जो आसिफ अली ज़रदारी साहब जिस तरीके से तैयारी के साथ अब उन्होंने पहला इजलास किया है, तो कितनी कामयाबी के इम्कान नज़र आते हैं आपको? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया आपको यहाँ बात करने का मौका देने का। जहाँ तक मैं समझता हूँ आज़ाद कश्मीर के अंदर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, आप सिर्फ आज़ाद कश्मीरी की बात ना करें, जो मेरी इतलात है, मैं इतलात की बुनियाद पर बात कर रहा हूँ। पंजाब के इलेक्शन से पहले पाकिस्तान पीपल्स पार्टी यानी मुत्तहिदा अपोजिशन जिसको आप कहते हैं, वो आज़ाद कश्मीर और जीबी दोनों में तब्दीली लाने के लिए सरगर्म है। जीबी में भी और आज़ाद कश्मीर में भी। तो आपने इनको एक सवाल किया था कि 7 मेंबरान असम्बली कहाँ से आएंगे। हाँ, 2006 से 2011 तक मुस्लिम कॉन्फ्रेंस का दौरे हुकूमत था, मुख्तलिफ अदवा 4 वज़राए आज़म तब्दील हुए। मैंने उस वक्त एक नाम दिया था अदारा तफ़ज़े वज़ीरी हयात। अदारा तफ़ज़े वज़ीरी हयात अब भी सरगर्म है, ठीक है, अब भी सरगर्म है। और आप बिल्कुल, मैं इनको सेकंड करूँगा कासिम साहब को, आप 7 ना कहें, ये बात 36 से ऊपर चली जाएगी। जब 7 तो वो हैं जो तब्दीली लाने वाले हैं, तब्दीली लाने के लिए जो मैं कह रहा हूँ कि नागज़ीर हैं, 7 के बगैर अदम एतमाद कामयाब करने के लिए आपको 7 लोगों की ज़रूरत है। जबकि जब सब मेंबरान असम्बली ने देखा कि ये वाकई तब्दीली आ रही है, तो वो काफ़ी सारी तादाद बढ़ जाती है, क्योंकि उनमें से बेशतर लोग वो हैं अदारा तफ़ज़े वज़ीरी हयात से ताल्लुक़ रखते हैं कि जो 2006 से वज़ीर बनने के लिए, 2006 से 2011 तक उन्होंने 4 वज़राए आज़म तब्दील कर दिए थे। और गालिब अक्सरियत वो है कि जो जिन्होंने उन 4 वज़राए आज़मों के साथ सर्व किया, बीइंग मिनिस्टर सर्व किया। अलबत्ता ये था कि चौधरी मजीद साहब के ख़िलाफ़ जो तरीक़े अदम एतमाद आई थी, जो नाकाम हो गई थी, और शायद आपके नोटिस में हो, उसको कुछ 2 रोज़ पहले इसी खाकसार ने ये कहा था कि ये अदम एतमाद के लिए इजलास भी नहीं हो सकेगा। अब ये है, वहाँ पे है मौजूदा वज़ीर आज़म, PTI की हुकूमत है, मौजूदा वज़ीर आज़म से लोगों को तवक्कुआत वाबस्ता थी। मैं दोबारा आपकी तरफ आता हूँ। इस वक्त हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं सदर पीपल्स पार्टी आज़ाद कश्मीर चौधरी मोहम्मद यासीन। अस्सलाम वालेकुम चौधरी साहब। वालेकुम सलाम। चौधरी साहब, आप बड़े बड़े इजलास मुनक्कद कर रहे हैं जिसमें मर्द हुर और बादशाह गुर आसिफ अली ज़रदारी साहब ने जो कोर कमेटी है जी की उसका जो इजलास बुलाया, उसमें आप भी थे। वहाँ क्या फैसले किए गए हैं KJK की हुकूमत के हवाले से सर? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। भाई साहब, थैंक यू फॉर हैविंग मी। आसिफ अली ज़रदारी साहब ने जो इजलास लाया था, वो चूँकि जब इस्लामाबाद आते हैं, जब भी तो हमें बुलाते हैं गपशप के लिए, और कश्मीर की जो सियासी सूरत है, आज़ाद कश्मीर की जो सियासी सूरत है, उस पर हमेशा जो है वो ब्रीफिंग लेते हैं। तो उसी सिलसिले में ये मीटिंग थी और 7 लोगों को उन्होंने बुलाया था। जी। और कोई ऑलमोस्ट कोई घंटा गपशप हुई, हमारी 6 माहौल में गपशप हुई। आज़ाद कश्मीर की हुकूमत के हवाले से उन्होंने पूछा कि हुकूमत की क्या सूरत है, तो हमने बताया कि हुकूमत नाम की कोई चीज़ आज़ाद कश्मीर में मौजूद नहीं है। गुड गवर्नेंस तो दूर की बात है, देयर इज नो सच थिंग एज गवर्नेंस इन इस्लाम। चौधरी साहब, अपना टीवी बंद कर दीजिएगा, आवाज़ ज़रा ट्रिप हो रही है, अपना टीवी बंद कर दीजिएगा, अब बात कीजिएगा। अच्छा, तो मैंने जैसे अर्ज किया कि उन्होंने बुलाया था यूं ही आज़ाद कश्मीर की सियासी सूरत वो पूछने के लिए। जब भी वो इस्लामाबाद तशरीफ लाते हैं तो हमेशा हमें बुलाते हैं और गपशप करते हैं। तो इसी तरह भी उन्होंने बुलाया और हमसे पूछा आज़ाद कश्मीर की जो हुकूमत है उसकी कारकर्दगी के हवाले से, तहरीक आज़ादी कश्मीर के हवाले से, फिर जो चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वज़ीर ख़ारजा जनाब बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब का जो
न्यूयॉर्क में जो वहाँ उनका जो टोक मौक़िफ़ था, जहाँ उन्होंने नरेंद्र मोदी को कहा कि ये गुजरात का और कश्मीर का बुचर है, उस हवाले से बात हुई। तो हमने ये कहा जी आज़ाद कश्मीर के अंदर हुकूमत नाम की गुड गवर्नेंस तो दूर की बात है, गवर्नेंस नाम की कोई चीज़, हुकूमत नाम की कोई चीज़ नहीं है। एक ऐसी पप्पट सी हुकूमत बनी हुई है और ब्यूरोक्रेसी में बड़ा जो है वो बड़ी मायूसी है, अवाम में बहुत मायूसी है, क्योंकि जो शख्स इस वक्त वज़ीर-ए-आज़म के मनसब पे बैठा है, उसका तर्ज़ हुकूमत, उसका तर्ज़ अमल, उसका तर्ज़ गुफ्तगू, उसका तर्ज़ सियासत किसी भी हवाले से, किसी भी हवाले से वज़ीर-ए-आज़म के मनसब के शाया निशान नहीं है। जी जी। और बिल्कुल उटपटांग बातें करता है और 4-4 दिन सोया रहता है। तो उस पर बात हुई और जनरली उन्होंने पूछा कि दीगर जो मामलात हैं, तो अच्छे खुशगवार माहौल में अल्हम्दुलिल्लाह मुलाकात हुई है। नहीं, जो एजे की हुकूमत की तब्दीली के हवाले से कुछ स्ट्रेटजी भी बनाई गई है वहाँ? जी, गपशप हुई है जनरली भी, क्या सूरत हाल है, कितने लोग हैं, क्या हो रहा है, वो तो आपको पता है, वो किंग मेकर है और वो सियासत के बादशाह हैं। उन्होंने पूछा सारी बात। जी जी साहब। जी 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 जी, तो जनरली गपशप हुई है और अपने सारे बारे में हमने बताया कि हुकूमत नाम की कोई चीज़ नहीं है। अच्छा, दूसरा ये बताएं कि ये जो तब्दीली आएगी, अपोजिशन के पास तो जो स्ट्रेंथ है वो 20 लोगों की है, आपको 27 लोग चाहिए, यानी कि 20 आपके पास हैं और 7 अफराद कम से कम आपको चाहिए। तो वो कौन सा धड़ा है पीटीआई का जिसको कोई लीड कर रहा होगा या इनफरादी तौर पर लोग आपके साथ आएंगे? ये कैसे चेंज आएगी सर? देखिए जी, गुजारिश ये है कि पीटीआई में बड़ा अंदर के अंदर बड़ा इस्तेमाल है और उनके लोग वहाँ मायूस बैठे हैं। वो समझते हैं कि बड़े अजीब से इस्तेमाल है, एक जोकर किस्म का शख्स जो है वो वज़ीर-ए-आज़म के मनसब पे बैठ गया है। तो आपको पता है कि माजी में जो है वो इससे पहले 7 वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के मोशन टेबल हुए हैं। एक पहला जो है वो बैरिस्टर सुल्तान महमूद साहब जो वज़ीर-ए-आज़म थे और राजा मुमताज़ हुसैन राठौर जो उस वक्त स्पीकर थे, उन्होंने किया था, ठीक है। और जो नाकाम हुआ था। उसके बाद जो है वो 3 हुए हैं अपने सदातीन साहब की हुकूमत के खिलाफ और फिर सदा याकूब की हुकूमत के खिलाफ और फिर राजा फारूक हैदर खान की हुकूमत के खिलाफ, और फिर उसके बाद एक अदम एतमाद की, ये तीनों कामयाब हुए। ठीक है। और चौथा 5वां जो हुआ है वो हमारी जो पिछली हुकूमत पार्टी की जो मजीद साहब की क़यादत में, उसके खिलाफ हुई थी टेबल, नो ट्रस्ट मोशन, नाकाम हो गई। नाकाम हो गई थी। तो आपको पता है जब मायूस होता है लोग इराक़ी असेंबली, तो नेचुरली इट इज़ पॉलिटिकल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल राइट ऑफ द एमएलए वो तब्दीली लाए। तो ये कोई, मैं समझता हूँ कि उन्होंने बात नहीं होगी। अच्छा, नहीं, ये भी बात की जा रही है, कोई एक बड़े लीडर हैं वो आजकल को कर्नल नकी का साबिक फैसला है, वो जेब में अपनी वेस्टकोट में लिए फिरते हैं, जब भी कोई बंदा मिलता है उसको दिखाते हैं कि अगर ये तरीके में इत्मीनान आई तो ये नहल हो जाएगा बंदा। इस पे क्या होगा, क्योंकि ये पीटीआई के इन पर फ्लोर क्रॉसिंग का कानून तो लागू नहीं होगा सर? देखिए जी, मैंने अर्ज किया कि 3 जो है वो अदम एतमाद की तहरीकें कामयाब हुई और आज़ाद कश्मीर के कॉन्स्टिट्यूशन में जो है वो कोई इस तरह की बात नहीं। हाँ, अगर कोई इंडिविजुअल पार्टी छोड़कर दूसरी पार्टी में इलेक्ट होकर दूसरी पार्टी में शामिल होता है तो वो है, वो होता है, डिसीट होता है, नायल होता है। अदर देन दैट अगर फारूक ब्लॉक बनते हैं तो वो तो कोई ऐसी बात नहीं है। वो उससे पहले मैंने जैसे अर्ज किया है कि 3 हुकूमतें तब्दील हुई हैं फारूक ब्लॉक की शक्ल में, बात की शक्ल में। निचोई साहब, जो इजलास में जो ख़ास बात हुई है वो तो आप छुपा रहे हैं, आपका हक भी है, आप पार्टी सदर हैं, लेकिन ये बताएंगे ये जो तब्दीली है ये 15 दिन, 20 दिन, 1 माह तक, कब तक आईजीके को लोगों को देखने को मिलेगी? देखिए जी, मैंने पहले अर्ज किया कि आज़ाद कश्मीर में हुकूमत नाम की कोई चीज़ नहीं। ठीक है। और बहुत ही मायूसी है अवाम के अंदर और अवाम भी तब्दीली चाहते हैं। हकीम असेंबली जो है वो खुद ही असेंबली भी तब्दीली चाहते हैं। जी जी। ये कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है सारे एमएलए का और वो उससे कोई, मैं नहीं समझता कि ये कोई बुरी बात है।
बहुत बहुत शुक्रिया चौधरी मोहम्मद यासीन साहब, आपने रोज़ न्यूज़ के लिए वक्त निकाला। जी, आप बात कर रहे थे बशारत भाई साहब, ये जो चेंज है जिसकी हम बात सुन, आपने भी कहा कि वज़ीर बनने के लिए लोग छोड़ देंगे, लेकिन जो धड़ा आएगा, पहले तो सवाल दो खड़े होते हैं कि जो पीटीआई का मनहरफ धड़ा होगा वज़ारत उज़्मा उसके हिस्से में आएगी या ये जो अपोजिशन की अक्सरियती जमात है उनको मिलेगी, या उस धड़े को लीड कौन करेगा? आपका क्या ख्याल है? लीड मेरे ख्याल में अब ये देखें कि एक तो ये है कि आज़ाद कश्मीर के अंदर चूँकि सारे लोग एक दूसरे के जानने वाले हैं, पीपल्स पार्टी इस वक्त अपोजिशन के एतबार अपोजिशन के में पीपल्स पार्टी का अक्सरियत रखती है, नून लीग दूसरे नंबर पे है। इनको ये मिला के एक JKPP के मेंबर असम्बली को मिला के ये 20 लोग हो ये 20 लोग बनते, इनको चाहिए 27 अफराद। ठीक है। उन 27 अफराद में धड़े की क़यादत को दो सूरतें हैं। एक तो कोई PTI के साथ बगावत करके इनके साथ मिलेगा, अगर वो बगावत करके मिलेगा PTI के साथ तो वो सिर्फ इसलिए मिलेगा कि मुझे वज़ीर आज़म बनाया जाए, वो 7 हूँ 9 हूँ 10 हूँ 11 हूँ। एक दूसरी सूरत उसकी ये है कि बाद लोग जो है वो सिर्फ वजारत के लिए आ जाते हैं, उनको धड़े की कोई ज़रूरत नहीं होती, इनफरादी हैसियत से। उनको सिर्फ इनफरादी हैसियत की। इनफरादी हैसियत में मैं ये समझता हूँ कि जो लोग जब इनफरादी हैसियत में आएंगे तो डेफिनेटली पीपल्स पार्टी का हक बनता है वहाँ पे वज़ारत उज़्मा के लिए। हाँ, कोई PTI के साथ बगावत करके कोई आता है तो फिर सिचुएशन बिल्कुल डिफरेंट होगी। नहीं, इस पे मैं खुल के ज़रा बात करता हूँ कि अब बिरसे सुल्तान महमूद चौधरी साहब हैं जो बाज़गश सुनाई दे रही है हमें, जो बातें हैं ज़बान ज़द आम कि उनकी पहले फरियाल बीबी से मुलाकात हुई जी, इसके बाद उन्होंने बिलावल भुट्टो से मुलाकात की जी, और इस पे हुकूमत की तब्दीली के हवाले से गुफ्तगू हुई है जी। और बाहर तो हमें ये प्रेस रिलीज़ आई कि उन्होंने कश्मीर के मसले पर गुफ्तगू की, लेकिन जो अंदरूनी खाना बातचीत हुई। अब बिरसे सुल्तान साहब को इस सारी जो तब्दीली की गेम है इसमें कहाँ खड़ा देखते हैं? मेरी इतला ये है कि वो बिरसे सुल्तान साहब की जो मुलाकातें थी वो नाकाम हो गई थी। ठीक है। और उसके बाद वो चीज़ें जो कि बिरसे सुल्तान साहब ने कहा था कि मैं अगर PTI के अंदर धड़ा बनाता हूँ तो वज़ारत उज़्मा मुझे दें। ठीक है। उन्होंने अपने आप को भी पेश किया था कि वज़ीर आज़म के लिए मैं, वो तो सदर है, उन्होंने ये बात कही थी कि मैं किसी मेंबर असम्बली से जो स्पेशल सीट पे जो कामयाब मेंबर असम्बली होगा मैं उससे मैं रिज़ाइन करवा के वो तो इनके दोस्त बनते फिर मेरे ख्याल में। हाँ, रिज़ाइन करवा के रफीक नहीं है साहब। बिल्कुल वो मेरे दोस्त बिल्कुल बड़े भाइयों की तरह हैं, इनके अंकल की तरह हैं, मेरे बड़े भाइयों की तरह दोस्त हैं। तो उन्होंने कहा था कि मैं स्पेशल सीट जो बंदा मेंबर असम्बली बनाया तो वो रिज़ाइन करेगा तो मैं मेंबर असम्बली वहाँ से स्पेशल सीट से, जिस तरह सरदार अब्दुल करीम खान साहब एक दफ़ा उलमा मशाइख की सीट से मुंतखब होकर वज़ीर आज़म बन गए थे, इस तरह बनूंगा। अगले ही रोज़ यूँ ही ये बात आम हुई तो अगले ही रोज़ रफ़ीक नीर साहब ने ये बात कह दी कि मुझे सदर आज़ाद कश्मीर बनाया जाए पहले, उसके बाद मैं रिज़ाइन करूँगा। वो चीज़ें तकरीबन वहाँ ब्रेक हो गई थी। नहीं, अभी इंतखाब भी लड़ सकते हैं, ये भी इतलात हैं कि वो ज़मीनी इंतखाब लड़ सकते हैं। हाँ, लड़ सकते हैं, इंतखाब तो वो उनका राइट है, वो तो लड़ सकते हैं, लेकिन इंतखाब क्या, अगर वो वज़ीर आज़म बनने के लिए जब इंतखाब लड़ेंगे तो उस वक्त बहुत सिचुएशन डिफरेंट होगी। सिचुएशन डिफरेंट इसलिए होगी कि जो आदमी वज़ारत उज़्मा के लिए सब लोगों को अगर मालूम होगा, मेंबरान असम्बली को, सारी पार्टीज़ को मालूम होगा कि ये आदमी जो ज़मीनी इलेक्शन में रिज़ाइन करके आज़ाद कश्मीर की सदारत से रिज़ाइन करके आज़ाद कश्मीर की वज़ारत उज़्मा के लिए ज़मीनी इलेक्शन लड़ रहा है, तमाम जो फिर तमाम मुखालिफ हुकूमतें उनके सामने खड़ी हो जाएंगी, तमाम मुखालिफ हुकूमतें उनके, तो फिर सूरत हाल मुख्तलिफ भी हो सकती है। मैं आता हूँ दोबारा आपकी तरफ। चौधरी कासिम मजीद, आप एक ही आप सांस में ये बात करते हैं कि हम हुकूमत को तब्दील करेंगे, जो सरदार तनवीर लियास है उनको घर भेजेंगे, दूसरी तरफ वो अपोजिशन लीडर के चैम्बर में जाते हैं वज़ीर आज़म, फिर उनके घर जाते हैं, फिर आप इकट्ठे खाना खाते हैं, फिर आप वहाँ जफियाँ डालते हैं, तो एक ही हम सुनते हैं कि एक ही सांस में कि आप तब्दील कर दें। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि बड़े आपके अच्छे मरासम होते हैं और बिलखुसूस आप पर कहा जा रहा है कि आपके बड़े अच्छे मरासम हैं। ये मार्केट में हमारे पास बातें पहुंचती रहती हैं कि चौधरी कासिम मजीद वज़ीर आज़म के ख़िलाफ़ नहीं जा सकते, ये क्या है बात है? देखें जी, पहली जो बात है मेरी ज़ात तक वो है वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर तनवीर लियास। ठीक है। बैसियत प्राइम मिनिस्टर, मैं तो MLA भी हूँ, बैसियत रियासत के शहरी मेरा फ़र्ज़ बनता है प्राइम मिनिस्टर की रिस्पेक्ट कीजिए, उसकी इज़्ज़त एहतराम कीजिए। जहाँ तक बात है कि हम तब्दीली करना चाहते हैं और फिर वो हमारे चैम्बर में आते हैं, पिछले हफ्ते जब हमारा सेशन था प्राइम मिनिस्टर साहब इत्फाकन कहीं, मैं तो समझा कि इससे रास्ता भूल गया, असेंबली के अंदर आ गए, वो 10-15 मिनट उन्होंने अपनी स्पीच की, उसके बाद हम लोग को ब्रेक हो गया, हम अपने चैम्बर में बैठे हुए थे, अपोजिशन के जो मेम्बरान हैं, तो हम अपनी गपशप में थे,
कि 15 मिनट बाद हमने दोबारा अंदर जाने, तो सडनली PM साहब अपने वज़रा के साथ अंदर आगे बैठे हमारे साथ। अब हम उनको धक्का तो नहीं मार सकते, पुश नहीं कर सकते थे। बैठे हमारे लीडर ऑफ अपोजिशन बैठे हुए थे, साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म राजा फारूक हैदर साहब थे, हमारे पार्टी के प्रेसिडेंट चौधरी यासीन साहब थे, सरदार हसन इब्राहिम साहब थे, राजा फैसल मुमताज़ राठौर साहब थे। गपशप उधर घंटा एक होती रही, उन्होंने जनरली गपशप की है सारी बात। उसके बाद प्राइम मिनिस्टर साहब की बार बार ज़िद थी, बार बार वो कह रहे थे चोई लतीफ़ अकबर साहब को कि चोई साहब मैं आपके घर चाय पीने आना चाहता हूँ, कहवा पीना चाहता हूँ चाय। चोई साहब ने कहा ठीक है जी, आप मेरे घर, मैंने मना तो नहीं किया आपको। मैं क्योंकि अपोजिशन के अंदर चीफ विप भी हूँ कि जो हमारी अपोजिशन की मीटिंग्स होती हैं, पार्लिमानी पार्टी के जो मामलात होते हैं मुतहदा अपोजिशन के, वो तमाम कन्वे में करता हूँ। ठीक है। तो अपोजिशन लीडर साहब ने हमसे बात की कि चाय पिला रहा है, तो हमने कहा ठीक है चाय पिलाएं तो वेलकम, कोई मसला नहीं। अब घर एक बंदा आ रहा है, आप उसको मना नहीं कर सकते। फिर जब वो प्राइम मिनिस्टर का माशाल्लाह टाइम भी आपको पता है कि 9 के बाद वाला होता है, तो 9 बजे उन्होंने कहा जी हमें इतना मिली कि प्राइम मिनिस्टर 9 बजे आना चाहते हैं। लतीफ़ अकबर साहब की मुझे कॉल आई है कि 9 बजे आ रहे तो खाना दे दे। मैं खाना दे दे, खाने का टाइम है, खाने का टाइम है। हम लोग मेहमान नवाज लोग हैं, रियासत के जो लोग हैं बड़े मेहमान नवाज हैं। और लतीफ़ अकबर साहब भी माशाल्लाह प्राइम मिनिस्टर साहब आए, माशाल्लाह घंटा डेढ़ उधर बैठे रहे, बड़ी उन्होंने इंटरनेशनल नेशनल लेवल पे गुफ्तगू की है। तो घंटा डेढ़ रहे जना, खाना शाना खा के गए। इखलाकियात के अंदर हम रह कर सियासत करते हैं, इखलाकी कदरें मौजूद हैं। सियासत हमारी अपनी अपनी है, मेरा तल्लुक ज़रूर हो सकता है, पर कासिम मजीद जिस बाप का बेटा है वो पीपल्स पार्टी को नहीं छोड़ सकता। बिल्कुल ठीक है। क्योंकि इनके जो अंकल थे सगीर चुगताई सब शहीद मरूम, वो मेरे वालिद साहब के कुली के असेंबली के अंदर, तो उस लिहाज से भी एक चने होता है। तो मेरे लिए काबिल एहतराम है प्राइम मिनिस्टर साहब। ये जो मिली भगत वाली बात तो नहीं है? नो 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 नो, ये फिर क्यों लोग? प्राइम मिनिस्टर ने पिछले 5-6 महीने से जितना मुझे तंग किया मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में किसी ने की नहीं है। अच्छा, हमारे साथ इस टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं सीनियर वजीर आज़ाद हुकूमत ख्वाजा फारूक साहब। अस्सलाम वालेकुम ख्वाजा साहब। ठीक है जी, बहुत बहुत शुक्रिया ख्वाजा साहब, आपने हमारे लिए वक्त निकाला। ये बताइएगा कि इस वक्त जो अपोजिशन है उन्होंने अपनी भरपूर तैयारियां मुकम्मल कर ली हैं, बल्कि अब मैदान में आ गए हैं मर्द हुर आसिफ अली जरदारी। तो अब आपकी हुकूमत, तो पहले तो हम देखते मकामी सतह पे क़यादत आपको चैलेंज का सामना था, तो अब तो आसिफ अली जरदारी के चैलेंज का सामना, किस तरह नबरत जमा हो पाएंगे आप इस अपोजिशन के साथ? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आपका बहुत शुक्रिया जी। तो मैं आपसे सुन रहा हूँ कि आसिफ अली जरदारी साहब वो मैदान में आ गए। हम तो आज़ाद कश्मीर एक बहुत छोटा इलाका है जी, वो बड़े सियासतदान हैं, हम छोटे लोग हैं, लेकिन आज़ाद कश्मीर में एक बात में हम सब जो है सारी सियासी जमातें जो है वो उनमें अल्हम्दुलिल्लाह सियासी शऊर, सियासी बलूगत अल्लाह के फज़ल व करम से बहुत ज़्यादा है। और ये जो कह रहे हैं कि आप जो अक्सर आपकी बातों से मिला कि वो मैदान में आ गए तो पता नहीं क्या पुश्तों के पुश्ते लग जाएंगे, अल्हम्दुलिल्लाह ऐसी कोई बात नहीं है। हम हुकूमत PTI की है, मजबूत जो है वो है, 25 का हमारा पार्लिमानी ग्रुप है, और हम इंशाल्लाह इमरान खान की क़यादत में इंशाल्लाह मुतहद मुतफ़िक़ हैं। ऐसी कोई बात नहीं है, आपस में इख्तिलाफ़ात होते रहते हैं, लेकिन हमारे जो कायदे अवाम है उन्हें इमरान खान ने नामज़द किया हुआ है, और इस लिहाज से हम सब से वो अपने कायदे अवाम के साथ हैं, इमरान खान साहब के साथ है, क्योंकि उनका ये फैसला है, और हमारी पार्टी में इस हवाले से कोई भी इख्तिलाफ नहीं है। जो इमरान खान का फैसला है वही हम सब का फैसला है। इसलिए ये ऐसी बातें अदब-ए-एतमाद की चलती रहती हैं। यहाँ आज़ाद कश्मीर में पिछले सारे अदवार में आप देखें कि अदब-ए-एतमाद की बातें चलती रही, लेकिन हर जमात ने वास्ता 2001 और 2006 में 2006 और 2011 में ये बातें हुई थी। बाकी इंशाल्लाह कोई ऐसी बात नहीं है सर। नहीं, हमारे कि ये अगर कोई ऐसी बात करता भी है तो कोई PDM का कोई इंशाल्लाह यहाँ पे उस तरह का असर नहीं होगा। नहीं, हमारे साथ ख्वाजा साहब बैठे हुए हैं मेंबर असम्बली चौधरी कासिम मजीद। ये भी कह रहे हैं कि हुकूमत ऐसा लगता है मफलूज हो गई है। लेकिन इसके साथ साथ जो आपकी पार्टी के स्पीकर असम्बली हैं, उन्होंने पिछले दिनों एक अखबार को इंटरव्यू दिया है, उन्होंने फरमाया है कि PTI की हुकूमत होने के बावजूद
आज़ाद कश्मीर में जो एहतसाब का निज़ाम है वो मफलूज नज़र आता है। इमरान खान के विजन पर AJK में अमल नहीं हो पा रहा। ये तहफ़्ज़ात अपोजिशन भी उठा रही है, पार्टी के अंदर से भी आवाज़ें उठ रही हैं। तो कल कला ये पता चले कि आपकी पार्टी का एक धड़ा अपोजिशन के साथ मिल गया है, और जैसे कि खबर दी थी थोड़ी देर पहले, अचानक आपको ब्रेकिंग न्यूज़ में लगी जी अदम एतमाद की तहरीक पेश हो गई है। जी ख्वाजा साहब। जहाँ तक ये मेरे अजीज कासिम मजीद साहब हमारे साथी रहे, पीपल्स पार्टी के वज़ीर रहे, सदर हैं, मेरे ख्याल से ये बेटे बच्चों की जगह है, और ये अच्छा परफॉर्म ये कर रहा है असम्बली में। ये बिल्कुल अच्छा अपने हल्के के मसाइल के हवाले से ये हमेशा आवाज़ बुलंद करता रहता है। इस लिहाज से वैसा तो इसकी ग्रूमिंग जो है एक सियासी खानदान में हुई है, उस लिहाज से ये बहुत बेहतर कासिम मजीद यहाँ है। लेकिन जहाँ तक इस बात का ताल्लुक है कि कोई चेंज आएगी, मैं फिर रिपीट करूँ कि छोटे मोटे खिलाफात हमारे दरमियान होते रहते हैं। स्पीकर साहब के होंगे, सरदार तनवीर रियाज साहब के होंगे, सरदार करीम न्याई साहब के होंगे, किसी और के होंगे ऐसी, लेकिन आखिर पे आके बात यहाँ पे खत्म हो जाती है कि इमरान खान साहब क्या फैसला है। करीम न्याई साहब थे तो भी इमरान खान साहब का फैसला था, सरदार तनवीर रियाज साहब है, ये भी इमरान खान साहब का फैसला है। ये कोई बैल बंडे नहीं चलेगी अगर कोई कोशिश भी करता है। और फिर दूसरी तरफ यानी वज़ारत में तो 5-6 उम्मीदवार PDM में मौजूद है, तो उस लिहाज से भी और हमारी गवर्नमेंट ने हर लिहाज से पोजीशन को अकोमोडेट करने की कोशिश की है। देखें फंड के हवाले से सड़कें हमने नहीं, ये कासिम मजीद साहब कह रहे हैं, ख्वाजा साहब 20 किलोमीटर सड़कें जो है PWD की अपोजिशन ये बात करना चाह रहे हैं। कासिम एक मिनट, फंड्स पे मैं बात करूंगा नहीं। ख्वाजा साहब एक मिनट रुकिए जरा। जी कासिम मजीद साहब। सर मेरे लिए ये मेरे बुजुर्ग हैं, हमारे सबसे सीनियर पार्लियामेंटेरियन, नायत काबिल इतराम है मेरे लिए, मेरे वालिद साहब के ये दोस्त भी हैं। जहाँ तक फंड्स की बात है, सरदार अब्दुल क्यूम न्याजी साहब को क्रेडिट जाता है। आज भी हम उनकी इस बात की तक 20 किलोमीटर सड़कें हमें दी थी, इन सब ने एहतजाज किया था। लोकल गवर्नमेंट के ये हमारे बुजुर्ग मिनिस्टर हैं, हमारे सीनियर मिनिस्टर, अभी तक अपोजिशन का 4 करोड़ रुपया था, इन्होंने 2 करोड़ रुपया दिया है। 2 करोड़ में से मेरी कंस्टिट्यूंसी के अंदर उन्होंने 1 करोड़ दिया है। 1 करोड़ रुपये के लोगों ने काम किए हुए आज 8 माह हो गए, हम अदालतों में गए, इन्होंने पैसे रिलीज नहीं किए। फिर सबसे बड़ा जुल्म यह किया है लोकल गवर्नमेंट में, आ रहे हुए गोड़ों को इन्होंने 4-4 करोड़ रुपया बलदियाती इलेक्शन में दिया, हमें फंड्स नहीं मिले। अभी हमें 3 हफ्ते पहले लेटर आया, इनके दफ्तर से फ़ोन आया मुझे, आज 3 हफ्ते हो गए। जो MLA का सैब का फंड है वो गालबन 1 करोड़ कुछ था, उसमें भी मुझे 50 लाख दिए, 50 में से फिर 20 दिए, बाकी सब ले गए। अच्छा ख्वाजा साहब ये कह रहे हैं कहें आपके प्रोग्राम के साथ कि सुबह ये नोटिफिकेशन जारी करें जो हमारे पैसे पेंडिंग है अपोजिशन के, वो रिलीज कर दे। वो कह रहे हैं आपका ही महकमा है लोकल गवर्नमेंट का, 4-4 करोड़ रुपए वो ले गए हैं, जो हारे हुए कैंडिडेट हैं, हमें 1 करोड़ रुपया मिला है, उसके भी पैसे नहीं रिलीज हो रहे। इनके पास लिस्ट है। मैं आपको बताता हूँ जी फरमाइए। इन्होंने पोजीशन वालों ने तो इन्हें दावत की दरखास्त नहीं दी थी, बल्कि आज की बात है, आज मैं खुद उन्होंने सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट को DG को तलब किया था, मैं रजाकाराना तौर पर मैं आज खुद हाई कोर्ट में पेश हूँ, और मैंने हाई कोर्ट में ये बयान दिया, रिकॉर्ड बयान दिया जनाब के ये जितने 8 मेंबर हैं, इन्होंने ये कहा जी कि हमें पैसे नहीं मिल रहे। इन्होंने एक ने भी अभी तक हमें रिपीटेड हमारी चिट्ठियों के बावजूद, टेलीफोन कॉल्स के बावजूद, हमारी जाती मुलाकातों के बावजूद इन्होंने हमें आज तक इस माली साल की स्कीमें दे ही नहीं है। और आज हाईकोर्ट ने ये ऑर्डर किया है, इन सब को, इनके वकीलों को कहा कि आप 1 हफ्ते के अंदर अंदर जो है अपनी स्कीमें, जो है अपने हल्कों की स्कीमें जो लोकल गवर्नमेंट सेक्रेटरीट में जमा कराएं। जनाब ये मैंने ऑन रिकॉर्ड कहा है कि ये जो आज आए कि हमें पैसे नहीं दे रहे, इन्होंने स्कीमें ही नहीं दी, इस वक्त तक अपनी स्कीमों की निशानदेही ही नहीं की है। ये आज की बात है। आज हाईकोर्ट में फुल कोर्ट जस्टिस राजा, चीफ जस्टिस साहब, सदाकत साहब की मौजूदगी में बैठा था, और उन्होंने इनको हुक्म दिया कि 1 हफ्ते के अंदर आप स्कीमें दें। जब ये स्कीमें ही नहीं देंगे तो हम कैसे इनको पैसे देंगे? हमने ये पूछ लेते हैं अपने पार्टी के किसी हल्के में जो लोग हैं, वहाँ भी हमने स्कीमें अगर कम्युनिटी के कहने पर दिए तो पैसे रिलीज नहीं किए। हमने हाईकोर्ट के फैसले के मुताबिक सुप्रीम वो नाम में सारा ला रहे हैं कासिम मजीद सबको, मुझे भी 2.5 करोड़ रुपए मिलेगा, और इनके मेंबर को भी 2.5 करोड़ रुपए मिलेगा, जो अपोजिशन का मेंबर है वो भी 2.5 करोड़ रुपए लेंगे। सर ये कासिम मजीद साहब कुछ कहना चाह रहे हैं। सर जो इन्होंने आज की जो बात की है, आज के दिन की मैं नहीं बात करता,
आज अगर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब ने कहा है तो वो पहले भी हाई कोर्ट कह चुकी है इनको। मैं रिक्वेस्ट ये कर रहा हूँ, जो पिछला माली साल था 30 जून से पहले जो हमारे बकाया जात है लोगों के, आप वो क्लियर करें। इनके ऑफिस से मुझे लेटर आया कि आप 1.5 करोड़ रुपए की स्कीमें सबमिट करवाएं। आज मैंने 10 दिन हुए जमा करवाए हुए। मेरा सैप का करोड़ रुपया है, इलेक्शन से पहले का गया हुआ अभी तक नहीं आया। और इन्होंने जो बल्दियाती इदारों में बैठेंगे डिस्ट्रिक्ट काउंसिल भी खाली कर दिए इन्होंने। 8.5 करोड़ कौन सी कम्युनिटी के कहने पे दिए? एमएलए रिप्रेजेंट करते हैं कम्युनिटी को, आरावरी रिप्रेजेंट करता है। हम पीटते रहे, हम एहतजाज करते रहे कि भाई हमारे पैसे न काटो, हमारे फंड न काटो, लेकिन फेडरल गवर्नमेंट ने, पीडीएम की गवर्नमेंट ने हमारा पूरा एक समाई का बजट काट दिया 5 अरब 20 करोड़ रुपया, जिसमें से 73 करोड़ रुपया लोकल गवर्नमेंट का था, जिस वजह से हमें वो शार्ट फॉल पड़ा। हम पैसे पिछले साल नहीं दे सके, वो पैसे हम इस साल हम पूरे करके दे रहे सबको, जिनमें जो वर्गदान था वो पैसे हम दे रहे, सबको दे रहे। और जहाँ तक इस साल माली साल का तलक है, कासिम मजीद साहब, आप एक बड़े बाप के बेटे में या रिकॉर्ड इस चैनल के जरिए बताना चाहता हूँ कि इस साल भी हमें 2 छमाही गुजर गई, 20% डेवलपमेंट बजट हमारा कट गया है लोकल गवर्नमेंट का, 20% बजट कट के हमें पैसे नहीं मिले। जी कासिम, इन्होंने बुजुर्ग है मेरी, इन्होंने बात की ज्यादा नहीं मांगते, हम कहते हैं नहीं मैं बात करता हूँ फंड्स का, मैं बताता हूँ वो पैसे हमें दे। बिल्कुल कासिम जी साहब, ख्वाजा फारूक साहब कह रहे हैं आपकी समाज में आप उस सूख को इस्तेमाल करें, और जहाँ तक आपका ये फरमाना, हम आपको उतने ही पैसे देंगे जितने हम अपने एमएलए को दे। बिल्कुल, हम वही, हमारी यही डिमांड है। नहीं, ये जो कह रहे हैं कि पीडीएम की आपकी हुकूमत है, वो फंड्स हमें नहीं दे रही, तो हम आपको कैसे दें? ये कह रहे हैं। मेरी गुजारिश है, ख्वाजा साहब गुजारिश है, इन्होंने कहा कि ये बड़े बाप का बेटा है, कोई शक नहीं मैं बड़े बाप का बेटा हूँ। जब मेरा वालिद प्राइम मिनिस्टर आज़ाद कश्मीर था 2011 से 16 पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की, हमने जितने अपने एमएलए को फंड्स दिए इतने अपोजिशन के एमएलए को दिए। ये ऑन द रिकॉर्ड है, ये खुद एक्सेप्ट करते हैं, ये हमारे साथ थे उस वक्त। नून की आपने जो, अगर एक बंदा गलती कर गया आप उस गलती को दोहराएंगे दोबारा? माजी को आप देखें, जहां तक पीडीएम की हुकूमत की बात है, इनसे पूछें जो मुल्क के पाकिस्तान के फाइनेंशियल हालात हैं इनके सामने। नून के वक्त की देर समाज चली आ रही, 2016 से चली आ रही है। नहीं, अगर उन्होंने गलत रवायत रखी है तो आप गलत रवायत को आगे लेके ना चले ना। गवर्नमेंट थी उस वक्त, आप दो एक दूसरे के मुखालिफ थे। ये बिल्कुल, हम उस वक्त भी कोर्ट में गए थे और हमने फंड्स लिए थे अपने। अच्छा, नहीं, आप जो कह रहे थे फंड्स की किल्लत, सर देखिए, फंड्स की जो किल्लत, जो मुल्क के पाकिस्तान की जो फाइनेंशियल सूरत हाल है, अल्हम्दुलिल्लाह 3.5 पौने 4 साल यही बैठे रहे जो करके गए। अब एक माशी बुरान आया हुआ है, हम इसको डिनाई नहीं कर रहे, इनके कट लगी है। मेरा इनसे ये सवाल है, मुदबाना सा गुजारिश है, मेरी रिक्वेस्ट है, मेरे बड़े बुजुर्ग हैं, गवर्नमेंट है, मैं डरता हूँ अपोजिशन को, जारी बात है, कोई पता नहीं यहाँ से बाहर निकलूँ तो कुछ चार्जेस भी लगे हूँ। इनसे मेरी ये गुजारिश है, अगर आपके पास पैसे नहीं हैं, आपके पास फंड्स नहीं हैं, तो आए रोज़ आप हर 2 किलोमीटर पर तहसील क्यों बना रहे हैं, सब डिवीजन क्यों बना रहे हैं? आप उधर मतलब एम्प्लॉयमेंट जो आप तहसील बनाते हैं, फंड्स कहाँ से आ रहा है? वेस्ट द मनी, पैसा कहाँ से आ रहा है? बल्दियाती इलेक्शन में हम, मैं कोर्ट में गया हूँ, डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग अफसर को मैंने भेजा है, कैश पेमेंट के खुद मिनिस्टर्स बता रहे हैं, इनके मिनिस्टर्स बता रहे हैं। सर लेकिन प्राइम मिनिस्टर तनख्वाह नहीं ले रहा, जो आप तहसीलें बना रहे हैं, जो आप हवाई ऐलानात कर रहे हैं, 100 किलोमीटर आपने सड़क निकाली है, वो कहाँ है? हमारा प्राइम मिनिस्टर जितने ऐलान कर रहे हैं वो अपने पल्ले से दे रहे हैं। सर ये लिख के दे दे, जो प्राइम मिनिस्टर तहसील बना रहा है, अस्पताल बना रहा है, कॉलेज बना रहा है, वो सबके तायात पैसे प्राइम मिनिस्टर देगा। प्राइम मिनिस्टर हमारे अकाउंट 01 से दे रहा है, अपने घर से तो नहीं दे रहा प्राइम मिनिस्टर। ये गलत बुजुर्ग हैं वैसे, कोई इन पर प्रेशर बहुत है। कासिम मजीद साहब के पाकिस्तान का बहरान अपनी जगह, लेकिन हम तो कहते हैं हमें हमारा बजट सर हमने असेंबली में भी गया, मैं इनकी बात को सेकंड करता हूं, जो इनका बहरान है। हमने फ्लोर ऑफ द हाउस कहा लीडर द अपोजिशन ने कि आप कमेटी बनाएं, हम आपके साथ चलने के लिए तैयार हैं, आपके कंधे के साथ कंधा मिलाएंगे। इनको इंटरेस्ट ही नहीं है। 2 अरब काट लिया, हमें 26 अरब का बजट जो आप हमें पूरा कर दें। आप तो उससे सर आप कमेटी बनाएं, ये मैं लाइव बता रहा हूँ, आप बुजुर्ग हमारे सीनियर पार्लियामेंट, कमेटी बनाएं, हम आपके लिए जाने के तैयार हैं आपके साथ। नहीं, ये कह रहे हैं कासिम, सड़कों में 20-20 किलोमीटर सड़कें आपको भी मिली हुई है अपोजिशन के। सर वो क्यों नियाजी साहब दे के गए थे, हम रिकॉर्ड कर रहे हैं आज भी, अपने टिकट होल्डर्स को नहीं दी थी, आप लोगों को वो क्यों सरदार अब्दुल क्यूम नियाजी साहब की मेहरबानी हम मान रहे हैं आज भी। टेंडर भी हो गए जी बिल्कुल, 1.25 साल बाद टेंडर हुए सर।
नहीं, ये कह रहे हैं कि जब से ये मौजूदा वज़ीर आज़म आए हैं उन्होंने फंड्स रोके हुए हैं, हमारे अपोजिशन के जो लोग हैं, बल्कि हारे हुए जो लोग हैं PTI के, उनको फंड्स दिए जा रहे हैं, ये कह रहे हैं। वज़ीर आज़म साहब की नीयत पर मैं शक नहीं करता। कोई सर किसी जगह ये मैंने हाई कोर्ट में खुद पेश हुआ था, कर्नल तौर पे मैंने कहा जी कि ये कोई साबित कर दे कि हमने अपोजिशन को पैसे दिए, तो जनाब मैं जिम्मेदारी कबूल करने के लिए तैयार हूँ। सर कल जाएंगे मुजफ्फराबाद, परसों हम असेंबली में जाएंगे। किसी जगह ऐलान करता है सर, प्राइम मिनिस्टर अपने फंड से पैसे देता है। अगर पहले उन्होंने कहा अपनी जेब से दे रहे हैं, अब अपने फंड से दे रहे हैं। कि मच्छर में ऐलान करेगा कि मच्छर को मैं 10 लाख रुपए दे रहा हूँ, तो क्या प्राइम मिनिस्टर ये ऐलान नहीं कर सकता? नहीं करें, अल्लाह ताला ने उनको दिया है, जाती जेब से सदका खैरात किया करे ना, पर डेवलपमेंट के कामों में तो वो सदका खैरात तो नहीं कर रहे। अगर वो किसी का पैसे ना दे सके सर, लेकिन जितना हमने नहीं, ये इनकी बात ठीक है ख्वाहिश साहब, जितना ये प्राइम मिनिस्टर पैसा दे सकता है कोई भी नहीं दे सकता, ये हम मानते हैं। वो हम पिछला बैकलॉग सारा हम पूरा कर रहे हैं। बैकलॉग बहुत है, वो जो प्राइम साहब जाती तौर पर कर रहे, बहुत बैकलॉग है। बना दें तो उसमें असेंबली में हमने इनको कहा, हमने दावत दी, हमने कहा जी हम आपके साथ चलने के लिए तैयार हैं, अगर आपकी ये PTI की बात नहीं है, ये तनवीर इलियास साहब की बात नहीं है, रियासत का पैसा है, आप ज्वाइंट कमेटी बनाए, हम हमारे लिए अपोजिशन लीडर साहब, पार्टी लीडर आपके साथ जाएंगे। आप आए असेंबली में आए, आप हमें वक्फा सवालात है, तारीख सर किसके साथ करें हम? शुरू हो रहा है, परसों हो रहा है सर, आपको पूरा हक है। ये अकेले होते हैं, बाकियों को हाजिर करें, हम उधर बात करते हैं। बैठने के बजाय अंदर आके अवामी मसाइल में बात करें। सर इनसे पूछ रहे, ये आते नहीं है, ख्वाहिश सब अकेले बेचारे बैठे रहते हैं, कोई भी नहीं आता, आहिस्ता आहिस्ता सारे चले जाते, कोरम हम पूरा करते हैं, ये नहीं करते। वो कहते हैं हुकूमती वज़रा आते नहीं, सिर्फ स्पीकर साहब 10:30 के बजाय 12:30 बजे शुरू करते हैं कि वज़रा सर्दी है उठते नहीं है। ख्वाजा साहब नो डाउट कि अकेले टाइम पर आए होते हैं, बेचारे अकेले रहते हैं, कोई भी नहीं सारा आता। ये परसों आप देख लेना, मैं आपको लाइव भेज दूंगा ख्वाजा साहब। ये परसों अभी 26 तारीख हो ना, आप देखेंगे ये आपके आधे मेंबर हो गए। हम इंशाल्लाह जो टाइम 10:30 को होगा, 15 मिनट पहले हम असेंबली के अंदर होंगे इंशाल्लाह ताला, जिंदगी रहनी चाहिए। चलो फिर ये असेंबली में कज़िया आपका निपटना चाहिए। तो खासा बहुत बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया हमें, बहुत बहुत शुक्रिया जी। बशारत भाई साहब, आपने सुनी हुकूमत और अपोजिशन तो टकरा गई थी लगता है ऐसे। नहीं मेरे बुजुर्ग नहीं, बुजुर्ग ही हैं, लेकिन वो ज़ाहिर बात है कि सियासी बात तो आपने उन पे बोझ बहुत है, ये अलबत्ता ये बात है। तो ये कहते हैं कि वज़राए नहीं आते। ये जो बड़ी दिलचस्प बात हुई पिछले दिनों, आपने ही इंटरव्यू किया उनका, चौधरी अनवारुल हक हैं, वो भी ये सवाल उठा रहे हैं। जब देखें हम यहाँ अभी कंपेन चल रही थी, इंतखाबी मुहिम थी, तो उस वक्त PTI कह रही थी हम बड़ा शफाफियत लेकर आएंगे, जो कि मैं आपको पता है कि यहाँ करप्शन का भी बाज़ार गर्म रहता है हर दौर में। तो हम ये सोच रहे थे कि बड़ा कड़ा एहतसाब करेगी, लेकिन ये भी 1.5-2 साल हो गए उसी रंग में रंगे गए हैं। इन्होंने तो कुश्तों के पुश्ते लगाने थे, लेकिन लगाए नहीं है, बल्कि अपने वज़ीर आज़म को एक को घर भेज दिया। ये जो स्पीकर चौधरी अनवारुल हक साहब ये सवाल उठा रहे हैं कि इमरान खान का जो विजन है, इस पर AJK में अमल दरामद नहीं हो रहा, इस पर कोई नोटिस भी नहीं ले रहा, और हुकूमत पूरी की पूरी सही है। ये जो एहतसाब का निज़ाम इन्होंने मौसर बनाना था, वो किधर गया मामला? देखें, ये मौजूदा PTI की हुकूमत करप्शन खात्मे के नारे के साथ वजूद में आई थी। हाँ, इलेक्शन से पहले कड़े एहतसाब के नारे थे, और वाकई एहतसाब की ज़रूरत थी, वो आप भी जानते हैं। एंड पे आप मौजूदा स्पीकर असम्बली इसी प्रोग्राम में, हमने आखिरी प्रोग्राम जब किया था, जब 12,000 शिकायत तल्फ हो उन्हें जा रही थी, वो इसी प्रोग्राम की वजह से वो सारा कुछ रुका था। सवाल ये पैदा होता है कि आज़ाद कश्मीर में 2000 से 23वां बरस है एहतसाब ब्यूरो को बने हुए। करप्शन है, 100% करप्शन हुई है, उसके बाद तमाम अदवार में हुई है। नहीं, वो तो हम कहते हैं हुई है, लेकिन जिन्होंने एहतसाब करना था, सुनिए ना, उसके बाद करप्शन होती गई। ये हुकूमत इस नारे के साथ वजूद में आई थी कि हम करप्शन रोक के ख़त्म करेंगे। करप्शन ख़त्म दरकिनार आज तक एहतसाब का निज़ामी फ़ाल नहीं हो सका। आज़ाद कश्मीर के अंदर 1.5-2 साल से PTI की हुकूमत है, वहाँ एहतसाब का निज़ामी फ़ाल नहीं हो सकता। तो तरमीम होनी दूसरा तरमीम क्या, दूसरी ये बात आप देखें कि एहतसाब ब्यूरो का जो सालाना बजट है, मैं ये समझता हूँ कि ज़ाया हो रहा है, चीज़ें ज़ाया हो रही हैं, कोई नोटिस लेने वाला नहीं है। एहतसाब ब्यूरो का जो सालाना बजट है 17 करोड़ 61 लाख रुपया है, अब 2.5 करोड़ का मज़ीद इजाफा कर दिया गया। 43 जो लोग हैं ग्रेड 16 से 20 तक के हैं। करते क्या हैं वो? 84 अफराद, 84 गैर जरीदाब जो स्केल 1 से 16वें तक है, जुडिशल अलाउंस ले रहे हैं। मौजूदा चेयरमैन एहतसाब ब्यूरो जो आफ्टर रिटायरमेंट जिनको तैनात किया गया था, और साबिक सदर
मसूद साहब ने एक तरमीम करके नून लीग की हुकूमत में तरमीम करके उनको वो चेयरमैन एहतसाब ब्यूरो तैनात किया था। 1 साल से वो उनके हाथ पांव बंधे हुए 1 साल हाथ पांव बंधे हुए हैं। सर सुनिएगा, हाथ पांव बंधे हुए हैं। जब आपके हाथ पांव बंधे हुए हैं तो आप वहाँ उस सीट पे क्यों बैठे हुए हैं? 20 करोड़ रुपया तो सालाना ज़ाया हो रहा है ना। रियासत के पैसे हैं 20 साल। ये मेडिसिन पे दिए जा सकते हैं लोगों को। ये लोगों के जो स्कूल बने नहीं, जो शदीद सर्दी जी हाँ, लोग उन पे दिए जा सकते हैं। बिलखुसूस मेडिसिन के हवाले से आज़ाद कश्मीर में इलाज मार्जा की सूरत में ये 20 करोड़ रुपया लोगों को रिलीफ दे सकता है और उसमें बिला तखसीस लोग वो कर सकते हैं। आखिरी मरदमशुमारी के मुताबिक आज़ाद ज़िला रावलपिंडी की जो आबादी है वो है 52 लाख है। आज़ाद कश्मीर की आबादी है जो रियासत जम्मू कश्मीर जिसको हम कहते हैं, उसकी आबादी है 44 लाख। सिर्फ वहाँ से आप ये देखें कि एहतसाब ब्यूरो एंटी करप्शन की कारकर्दगी इस वक्त तक सिफर है, सिवाय इसके कि पहली दफ़ा जब मार्ज वजूद में आया था, एहतसाब ब्यूरो का महकमा बना था, तो उस वक्त कुछ लोगों की गिरफ्तारियाँ हुई थी। हुकूमत ने केस करने हैं ना। मैं ये कहना चाह रहा हूँ, पिछले दिनों हमारे प्रोग्राम में इंकशाफ हुआ कि कुछ 500 के लगभग जो भर्तियां हैं महकमा हायर एजुकेशन में, वो 5 जैली पकड़ी हैं इन्होंने खुद जी। ये जो चेयरमैन मायना अमल दरामद कमीशन है, इन्होंने पकड़ी हैं। अब वो वज़ीर आज़म ने उसको भेजा है उधर एहतसाब ब्यूरो को, तो फिर वहाँ रुकावटें खड़ी हो गई। ये केस खुद इनकी हुकूमत ने पकड़ा है। हम ये कहना चाह रहे हैं कि एक तो चेयरमैन एहतसाब ब्यूरो का आज खुद वो नोटिस नहीं ले सकता, चेयरमैन एहतसाब ब्यूरो। ये हुकूमत जिस नारे पर जिसका मार्ज वजूद में आई थी, इसने क्या किया एहतसाब के लिए? कुछ भी नहीं किया अभी तक, कुछ भी नहीं किया। और तो मुझे लगता है डंग टबो पॉलिसी है। जो कायम मकाम सदर हैं, जो स्पीकर हैं चौधरी, वो फिर बजा कह रहे हैं। मैं तो आपके और मेरे सामने है, आपके और मेरे सामने है कि वो बजा कह रहे हैं, वो ठीक कह रहे हैं। वो चूँकि उनका वो हमेशा एहतसाब के हवाले से जब अपोजिशन में थे, आ रहे हुए थे, उस वक्त भी हर प्रोग्राम में हर जगह वो एहतसाब के हवाले से गुफ्तगू किया करते थे। फिर आज भी अगर तो फिर ये जो हुकूमत के क़याम का मकसद था PTI की, जो हम शफाफियत की बात करते हैं एहतसाब को, वो तो फिर ख़त्म होगा, फौत हो गया। इस वक्त तक जिस नारे के साथ ये हुकूमत वजूद में आई थी, उसमें किसी भी सूरत पे अमल दरम नहीं हो सका। उन्होंने किया है अमल दरामद। क्या किया है? अब्दुल कीम नियाज़ी साहब को चार्जशीट किया है ना जी, देखे ना चार्जशीट किया है। कीम साहब को भी आंदा प्रोग्राम में आएंगे हमारे साथ, आज उन्होंने आना था, लेकिन वो फिर बताएंगे कि इसलिए इस वक्त आज़ाद कश्मीर के अंदर एहतसाब की अशद ज़रूरत है, लोगों को मुतमईन करने की ज़रूरत है। हम और हुकूमत को भी हम ये याद दिलाना चाहते हैं कि वो जिस नारे पर इक़्तिदार में आए हैं, लोगों ने उनको इक़्तिदार दिया है, वोट दिए हैं, वो इस पर जो एहतसाब का निज़ाम क्यों नहीं कायम करते? वो एहतसाब का निज़ाम क्या है ताकि लोगों के जो लूट मार का सिलसिला है, जो 28 अरब रुपये का बजट है, तरक्याती बजट, वो कम से कम 50-60% तो लोगों पर खर्च होना चाहिए ना। अभी देखिए ना, 1 खरब और 25 अरब रुपये बजट खर्च हुआ है जो नून लीग की हुकूमत थी। आपको नजर आता है कि 5 सालों में इतना पैसा कहीं ये जगह में लगा हुआ नजर आता है? नहीं लगा, सिवाय पीपल्स पार्टी। मैं आपको बताऊं, चौधरी मुजीब साहब जब प्राइम मिनिस्टर थे 2011 से 2016 तक, उस वक्त मेगा प्रोजेक्ट्स आज़ाद कश्मीर में मेगा प्रोजेक्ट दिए गए हैं, जिससे बराह रास्त अवाम आज तक मुस्तफीद हो रही है। सड़कें बनाई गई, 11 अरब रुपए, 4 यूनिवर्सिटीज दी गई, 2 मेडिकल कॉलेज दिए गए, एक अपना कैडेट कॉलेज दिया गया। मेगा प्रोजेक्ट गो कि उस वक्त अगले आने वाले इलेक्शन में आज़ाद कश्मीर पीपल्स पार्टी की मकामी क़यादत जो है वो उसको कैश नहीं करवा सकी थी, लेकिन वो पीपल्स पार्टी के मेगा प्रोजेक्ट, ये आपकी 3-4 सड़कें जो बड़ी शाहराएँ हैं, वो पीपल्स पार्टी के चौधरी मुजीब साहब के दौर हुकूमत में वो बनी हैं और आज तक लोग उससे मुस्तफ़ीद हो रहे हैं। ये जो कवाला मुजफ्फराबाद रोड है, ये उनके दौर में बनी, और फिर ये शाहराए मुजाहिद अव्वल जो बाग को लिंक करती है, वो उनके दौर हुकूमत में बनी। उस वक्त पीपल्स पार्टी ने मेगा प्रोजेक्ट्स दिए, जिससे आज तक अवाम बराह रास्त मुस्तफ़ीद हो रहे हैं। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि जब आप बरसरदार हैं, हुकूमत में हैं, एक तरफ तो आप कह रहे हैं कि फ़ंड्स का रोना है, दूसरी तरफ आप 84 करोड़ रुपये की गाड़ियाँ ले रहे हैं, 84 करोड़ रुपये की गाड़ियाँ ले रहे हैं। और जिन लोगों को नई गाड़ियाँ दी गई हैं, वो उन्होंने उनके पास जो पुरानी जो यूटिलाइज करते थे वो गाड़ियाँ भी रखी हुई हैं, वो वापस नहीं की सेंट्रल पूल को। ये पैसा है। इसमें मैं ऐड करता हूँ बिशारत साहब की जो बात है, ये गाड़ी को सवाल आया हुआ है बिशारत अब्बास साहब का, जो ये कहा कि जिन लोगों ने गाड़ियाँ रखी हुई, आज 1 माह से ऊपर हो गया है। पहले एक मिनिस्टर साहब 3-4 दिन वो टेकअप करते रहे कि बस कल पॉलिसी आ रही है, परसों हफ्ता दें जी, हफ्ता दें असम्बली में। हाँ, फिर दूसरे मिनिस्टर साहब आ गए, इनसे वो ही नहीं वापस ली जा रही।
और फिर जिसने और सवाल पीएम किया, सब आए तो वो आके उन्होंने कहा जी सबको गाड़ियां दे दीजिए, क्या और हुआ? जिसने आके सवाल किया उसको आगे उन्होंने कहा कि आप भी गाड़ी ले लो यार, हाँ वज़ीर आज़म ने, उन्होंने खुद मुझे बताया। जी। अच्छा कासिम मजीद साहब, एक जो इल्हाक मुलाजमीन को जो मुस्तकिल करने का मसला था, जो जब मुस्लिम लीग नून की हुकूमत ने जाते जाते ये जो 5-6 हज़ार तकरीबन लोग थे उनको मुस्तकिल कर दिया, तो उस पर बड़ा शोर गुआ किया गया था। पीटीआई ने कहा था ये जो बड़ा काला कानून है। तो अभी फिर उन्होंने कोई 2000 के करीब लगभग मुलाजमीन जिनके उनके 10 साल सर्विस के जो हामिल हैं और जिनकी 40 साल उम्र हो चुकी है, तो उनको मुस्तकिल करने का फैसला कर लिया। इस पे आपका क्या मौक़िफ़ है? पीपल्स पार्टी क्या समझती है? पीपल्स पार्टी का तो ऑफिशियल जो मौक़िफ़ है हमारे पार्टी प्रेसिडेंट सब देंगे, उस पर मैं नहीं दे सकता। जो राजा फारूक कहते सब की हुकूमत ने ये जाते जाते काम किया था, काम अच्छा था पर उसमें कुछ गलतियाँ भी हुई हैं जो आखिरी 3-4 माह हुए उनको भी कंफर्म किया गया। मेरा ज़ाती तौर पर मौक़िफ़ यह है कि ये जो भी गवर्नमेंट ने कैबिनेट ने स्टेप उठाया है कि 10 साल जिनकी सर्विस हो गई है या जिनको 40 साल जिनकी उम्र हो चुकी है, तो ये ठीक अच्छी बात है। अच्छा, क्योंकि लगाए तो देखे ना, आज जो पीटीआई के अंदर मेम्बरान असेंबली बैठे हुए ये कोई बाहर से तो नहीं आए, ये इसी रियासत के लोग थे जो पहले अदवार के अंदर भी मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के दौर में रहे, इन लोगों ने लगाए, पीपल्स पार्टी के दौर में रहे। तो मेरा ज़ाती मौक़िफ़ यह है कि जो 5 साल से जिसको ऊपर हो गए लगे हुए उनको अब रेगुलाइज कर दे, कंफर्म कर दे, और नेक्स्ट आप जो बाकी पोस्टें उनको एडवर्टाइज करें, पब्लिक सर्विस कमीशन के थ्रू लेकर आए। एनटीएस 10 साल जो उन्होंने रखी है शर्त, वो 5 साल तजर्बे 5 साल होना चाहिए या ज़्यादा 7 लोग साल। अकोमोडेट हो जाएं। ज़्यादा हो जाए, देख रहा हमारा 5 साल जो बंदा जिसको हो गए काम करते हुए, या 6 साल या 7 साल हो गए, 7 साल बाद आप उसको किक आउट करेंगे, उसका एक सिस्टम चल रहा है, हर माह उसकी तनख्वाह आ रही है, उसका घर चल रहा है, अब उसको आप बेरोज़गार करें, ऑलरेडी बेरोज़गारी है। इसमें कोई शक नहीं है कि जो बच्चियाँ हमारी मेरिट पर आ रहे थे, पढ़े लिखे या पब्लिक सर्विस कमीशन को वो क्लियर कर लेते, उनका मेरिट हक तलफी ज़रूर हुई है, पर हक तलफी उनकी कोई बाहर से लोगों ने की है, नहीं की, हम लोगों ने की है। बिल्कुल ठीक है। तो उनके लिए भी आप इनको आप कंफर्म करें, जो नई जॉब्स आप कह रहे हैं हम दे रहे हैं, स्कूल्स के अंदर दे रहे हैं, दीगर डिपार्टमेंट्स के अंदर दे रहे हैं, जो पीएससी है उसको पीएससी पे अमल दरामद करें, आप अब थ्रू पब्लिक सर्विस कमीशन करें, राइट पर्सन फॉर राइट जॉब हो जाएगा, मेरिट पर आएगा। तो अगर ग्रेड 1 का कोई मुलाजिम लगा हुआ है या ग्रेड 7 का लगा हुआ है, 25,000 20,000 का मुलाजिम है, उसको निकाल के उसको चूल्हा बुझा के तो कोई नहीं फ़ायदा। आपकी राय ये है कि जो 10 साल तजर्बे की शर्त है इसको 5 साल में करना 5 साल को करना चाहिए। दूसरा करप्शन की बात की जाती है। जो हमारे सदर रियासत अमृत सुल्तान महमूद चौधरी, उन्होंने पिछले दिनों जब उनकी नाराज़ी थी सरदार तनवीर इलियास वज़ीर आज़म से, तो बड़ा उन्होंने तकरीर की थी एक कि जो MDA है करप्शन का गढ़ बन गया है। पिछले दिन उन्होंने खुद भी जो मीरपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी है उसकी ब्रीफिंग ली, जिसमें वो जो ज़िला मीरपुर के 4 अरकान असम्बली भी मौजूद थे, जिसमें आप भी मौजूद थे। क्या वहाँ जो करप्शन की बात सदर साहब पहले करते रहे हैं, जब ब्रीफिंग में करप्शन सामने आई है, कोई पकड़ी की करप्शन वहाँ से? सर देखें ख्वाहिश साहब, जो मीरपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी के वाले से ये डे फर्स्ट इस गवर्नमेंट का आपस में कुछ अपक्लिश है। कुछ अर्सा पहले इस ब्रीफिंग से पहले प्राइम मिनिस्टर साहब ने एकदम गए, उन्होंने कहा मैंने छापा मारा है, ये वो, शायद प्राइम मिनिस्टर को कोई पता लगा हो करप्शन हो रही है या नहीं हो रही। उसके बाद प्रेसिडेंट साहब ने हमारी रठौर या अम्बरीज के बारे में ब्रीफिंग थी, उसमें उन्होंने मुझे कहा कि मैं ब्रीफिंग रख रहा हूँ, तो अब 4 MLA में जब ऑफिशियली बुलाएंगे तो हम आ जाएंगे। ठीक है। ब्रीफिंग हुई है, उसमें जो अलॉटमेंट बेसिकली जिस चीज़ को क्लैरिफाई नहीं करी गवर्नमेंट, देखें ना, अगर डायरेक्टर जनरल उधर बैठे तो वो उसका इख्तियार था अलॉटमेंट करना, ठीक है। फिर डायरेक्टर जनरल के ऊपर जो उसका चेयरमैन है बोर्ड का, वो मिनिस्टर है, ठीक है। चौधरी अर्शद साहब हमारे मिनिस्टर है उसके डेवलपमेंट अथॉरिटी के। तो उसमें अब ये हुआ है कि जो ब्रीफिंग दी है वो जल्दी डिपार्टमेंट ने जो ब्रीफिंग दी है वो तो जी हजूरी वाली थी, पर प्रेसिडेंट साहब ने इस पर कमेटी बनाई है, मेरी रिक्वेस्ट पे बनाई है कि इस तरह आप ना करें कि आप सारे प्लॉट कैंसिल कर दें, कि लोगों को जो एतमाद है इदारे पर, कुछ ऐसे काम भी इस DG ने किए हैं जो पिछले 25 साल से रुके हुए थे, उसने किए उसने काम। तो आपकी राय ये है कि तमाम जो प्लाट वो अलाट करके गए हैं DG, उसको आप चेक कर ले, देखें ना, फाइल चेक करते, प्लाट नंबर 5 है, किसके नाम पर अलाट है, उसका पेपर वर्क पूरा है नहीं पूरा कानून के मुताबिक है, नहीं है तो कैंसिल कर दें उसको, ठीक है। अगर है तो उसको रहने दें। तमाम ना करें जी। इसी वाले से ये जो हम बड़ा शोर होगा सुनते थे जी, बड़ी करप्शन होगी MDA में, तो क्या समझते हैं ये जो अभी DG तब्दील हुए हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के फैसला आया कि ये टेक्निकल जो अफसरान हैं उनको हवाले किया जाए, ये जो DG की पोस्ट है, तो क्या कहना चाहेंगे आप? मैं समझता हूँ कि जो इमरान खालिद हैं, नौजवान जो अभी फारूक हुए हैं, वो उसने इससे जुबू हाली का शिकार MDA को जो फैक्ट्स एंड फिगर बता रहे हैं, जो डॉक्यूमेंट्स बता रहे हैं, उसने जुबू हाली का शिकार अदारे को जो अपने पाँव पे खड़ा किया है। ये अदारा तनख्वाहें नहीं दे सकता था,
उसने मुलाजमीन को तनख्वाहें दी, उसने आज भी 52 करोड़ रुपया इस MDA के अकाउंट में मौजूद है। मजमूई तौर पर उसने जो रेवेन्यू इकट्ठा किया है वो 1 अरब 3 करोड़ रुपये का रेवेन्यू है। उसने सड़कें बनाई हैं, उसने 7 करोड़ रुपया उसने एक किसी मद में दिया है जो MDA ने देना था। 1 अरब है, जो आदमी सिर्फ 12 या 13 माह में 1 अरब 3 करोड़ रुपया इकट्ठा कर लेता है, मैं समझता हूँ उसको प्लस पॉइंट दें। पर सब बड़े आदमी हैं, उनको उस इमरान खालिद को अपने बच्चे की तरह ट्रीट करना चाहिए था कि आओ बैठो लोगों की फलाह। अगर कोई गलत काम किया है तो उसकी एविडेंस लानी चाहिए ना। सब प्यार करते होंगे, शफकत करते होंगे, वो जारी पता वहाँ से असेंबली मेंबर भी रहे, उनका बेटा भी वहाँ से असेंबली मेंबर रहने वाले, तो इसमें कोई ऐसी इसको एक हाइप दी जा रही है सोशल मीडिया के अंदर, इशू नहीं बनाना चाहिए। अगर इसको बिल्कुल जो है जो हकीकी अंदाज में देखना चाहिए इस मामले को। नाज़रीन, आपने हमारे शोका की गुफ्तगू सुनी, अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, अपना अपने दोस्तों अज़ीज़ व क़रीब सबका ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।